हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अंशिका सिंह है। आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि ये हमारा पूरा सेशन यूपी पीसीएस 2024 के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है और इस पूरे सेशन में हम मेक आईएएस संस्था की टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी प्रकरण में हम अपने आज टेस्ट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में सम्मिलित है। पहला है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य तथा चौथा है कि राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन ए इसमें क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि केवल 1, 2, 4, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, 4, ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4। तो हमारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल में है, तो हमारा आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान है। तो आर्टिकल 54 में क्या कहता है, उसमें जो कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो सम्मिलित सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा कि राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा होता है कि जो दिल्ली, पौंडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित है। तो इस हिसाब से हमारा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं तथा राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं है, राज्य तथा राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर ऑप्शन ए सही हुआ, केवल 1, 2 और 4। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है, उसका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें गुप्त मतदान, क्या गुप्त मतदान पद्धति अपनाई जाती है। नीचे दिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 2 सही है, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है आप बताने का प्रयास करिएगा। तो भारत की निर्वाचन की जो रीति होती है वो एकल संक्रमणी द्वारा होती है, एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होती है। तो इसमें ये हमारा सही है और इसमें गुप्त मतदान पद्धति भी अपनाई जाती है, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है कि 1 और 2 दोनों सही है। एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत होता है कि यह एक मतदाता को अपने उम्मीदवार को वरीयता के क्रम में, किसमें, वरीयता के क्रम में रैंक, वरीयता के क्रम में रैंक की अनुमति देता है, क्या अनुमति देता है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत में संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। नीचे दिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी है केवल 2 सही है। तो आप चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। तो भारत का राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये कथन सत्य है। तथा भारत में पहला कथन क्या दिया, भारत की संघ कार्यकारी की शक्ति प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो ये कथन हमारा गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन
डी सही होगा, केवल 2, यानी सिर्फ दूसरा कथन सही है। जो राष्ट्रपति संघ सर्वोच्च, इसमें क्या है, राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, ये इसका प्रावधान आर्टिकल 53 में है। किसमें? आर्टिकल 53 में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, यहाँ कथन होगा, कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उसकी पदावधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होती है। दूसरा कथन है कि वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। नीचे दिया उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1 सही है, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो आप चारों ऑप्शन में आंसर करने का प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का पद है वो आर्टिकल 56 में है, अनुच्छेद 56 में यह प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी ये भी उसकी पदावधि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि तक होती, ये सत्य है। तथा यह भी सत्य है कि वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपने पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र हेतु अर्हताएं हैं? पहला है जन्म से भारत का नागरिक हो, दूसरा है न्यूनतम 35 वर्ष की अवस्था पूरी करना, तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना, तथा चौथा है कि भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष डिग्री होना। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, अर्हताएं हैं मतलब। ऑप्शन बी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो क्या है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचित नहीं करते हुए भारत का नागरिक हो, ना कि जन्म से नागरिक हो। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वह न्यूनतम वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो, ये सही है। तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होना, ये भी सत्य है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह किसी भी मतलब वह शिक्षित हो, यानी वह किसी भी समकक्ष उसको डिग्री मिले, तो ये भी गलत होगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, केवल 2 और 3। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत संविधान के निम्नलिखित में से कितने अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है? तो पहला है अनुच्छेद 61, दूसरा है अनुच्छेद 62, तीसरा है अनुच्छेद 63, चौथा है अनुच्छेद 64। तुम्हारा अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति के भरने के लिए चुनाव कराने का समय बताना है। अनुच्छेद 63 में कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति हो, क्या भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो इस हिसाब से हमारे इसमें हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 2 होगा, ना कि ये वो गलत है, इसमें 2 होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है? यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। दूसरा कथन कर रहा है यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, यहाँ किसी होगा और यहाँ सदन होगा, संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक के साथ शुरुआत के साथ शुरू होती है। इस यहाँ माफ़ करिएगा गलत लिखा हुआ है। और तीसरा कथन करा इस प्रक्रिया में सदन के दोनों सदनों, क्या है कि सदन के दोनों सदनों
के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 1 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है केवल 1 और 3 सही है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, आप आंसर करने का प्रयास करिए। तो हमारा जो राष्ट्रपति का महाभियोग, यह हमारे आर्टिकल 61 में, इसका अनुच्छेद 61 में प्रावधान है महाभियोग का। तो इसमें ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में विधेयक में शुरू हो सकती है, ये भी सत्य है। लेकिन ये असत्य है कि इस प्रक्रिया में सदन के दोनों सदनों में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो सही होगी, 1 और 2 सही है, ऑप्शन कथन 3 असत्य है। तो चलिए इसी प्रकरण में अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश अपने कार्यकाल को पूर्ण किए बिना रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। पहला ऑप्शन ए दिया है 5 वर्षों का स्वतंत्र, क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया है कि 5 वर्षों का स्वतंत्र कार्यकाल। बी दिया है पूर्व राष्ट्रपति का शेष कार्यकाल। सी दिया है चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अवधि। डी दिया है संसद द्वारा निर्धारित अवधि। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए। तो हम सब जानते हैं कि इसमें जो हमारा मतलब रिक्त पद हो जाने के बाद जो भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होगा वो 5 वर्ष का जो स्वतंत्र कार्यकाल होगा वो पूरा करेगा। ये ऑप्शन बी गलत है कि पूर्व राष्ट्रपति का शेष कार्यकाल, गलत है। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित, ये भी गलत है। तथा संसद द्वारा निर्धारित अवधि, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन इसमें ए सही होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला है भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चौथा भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति द्वारा देखिए भारत के प्रधानमंत्री की और संघ के जो मंत्री होते हैं उनकी, मंत्रिपरिषद की तथा भारत नियुक्ति की जाती है। दूसरा भारत के महान्यायवादी का भी ये नियुक्ति करते हैं। तीसरा ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी नियुक्ति करते हैं। प्लस ये राज्यपाल तथा उपराज्यपाल की भी, राज्यपाल तथा उपराज्यपाल के साथ अन्य पदों पर ये नियुक्ति करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा इसमें जो ऑप्शन में दिया है भारत का प्रधानमंत्री भी और भारत का न्यायवादी भी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी। यहाँ माफ़ करिएगा, यहाँ गलत है। यहाँ इसमें 1, 2, 4 होगा इस हिसाब से, क्योंकि वो भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं करते हैं। तो ये 1, 2 और 4 होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला दिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा है जिला न्यायालय के न्यायाधीश। 4 कूट नीचे दिए हैं, केवल 2 और 3। बी है केवल 1 और 2। सी है 1, 2 और 3। डी है 1 और 3। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं। तो ये नियुक्ति करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि केवल 1 और 2। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है। दूसरा कथन कह रहा है कि वे संसद को इसके आह्वान के
कारणों के बारे में सूचित नहीं करते हैं। नीचे दिया उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी कह रहा है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन डी कह रहा है केवल 1 सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कि यह कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तो सही है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले संसद सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करता है तथा इसका प्रावधान आर्टिकल 87 में है, आर्टिकल 87 में इसका प्रावधान है। और इस दूसरा कथन है कि वे संसद को इसके आह्वान के कारण के बारे में सूचित नहीं करता है, तो ये कथन गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, केवल 1। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये सुमेलित करने वाला है। अगला प्रश्न है कि सूची प्रथम भारत संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को सूची द्वितीय संबंधित प्रावधान से सुमेलित कीजिए कि किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है। तो चलिए हम सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण में इसका प्रावधान अनुच्छेद 112 में, तथा अनुच्छेद 281 में, अनुच्छेद 281 में वित्तीय आयोग की सिफारिश का प्रावधान है, तथा अनुच्छेद 323 में संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट का प्रावधान है, तथा अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के नीचे रिपोर्ट में प्रावधान है। तो इसमें देखते हैं नीचे दिए गए कूट्स में सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ए का 3, बी 1, सी 2, डी 4। तो इन चारों के हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, ए 3 जैसे मिलान में है, बी 2, बी का 2 है, तथा सी 1 यानी अनुच्छेद 323 का संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, तथा डी 4 यानी अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन विषय से संबंधित विधान के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। पहला दिया है कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, दूसरा धन विधेयक, तीसरा राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हों, चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नीचे ए दिया है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 3। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सीमा में परिवर्तन ये आर्टिकल 3 में इसका प्रावधान है, तथा धन विधेयक का प्रावधान आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में इसका प्रावधान है, तथा वाणिज्य नीचे है कि वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान आर्टिकल 304 में है। तो इस हिसाब से इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगी, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति बिना। डी यानी ये भी किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। धन विधेयक में भी परिवर्तन तथा राज्य के विधेयक जो व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं इसमें भी नहीं किया जाता। ये गलत है कि संविधान संशोधन विधेयक। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा, केवल 1, 2 और 3। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन या किस वीटो नहीं होगा, वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। वीटो का अर्थ होता है कि कार्यपालिका द्वारा किसी विधान को अनुमति देना या उसकी अनुमति को रोक लेना ही मतलब की शक्ति ही, उसकी जो शक्ति है वही वीटो कहलाती है। तो पहला नीचे 4 दिया है, इसमें प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किन वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। पहला है विशेषित वीटो, दूसरा है आंतरिक वीटो, तीसरा है जेबी वीटो, यहाँ बीहो नहीं होगा, यहाँ वीटो होगा, चौथा है निलंबनकारी वीटो। और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए।
तो विशेषित भी कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंतरिक वीटो क्या होता है? आंतरिक वीटो यानी संसद के पारित विधेयक को अपने पास रखने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति संसद के जो पारित विधेयक है वो उसको अपने पास सुरक्षित रख सकती है। जेपी वीटो में ये होता है कि संविधान के अंतर्गत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए समय सीमा कोई प्रतिबद्ध नहीं, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। निलंबनकारी वीटो क्या है? निलंबनकारी वीटो है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति, यदि संसद द्वारा कोई विधेयक पारित हो रहा है वह उसके पास आएगा तो वो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किसके लिए? पुनर्विचार के लिए वो लौटा सकता है। तो इस हिसाब से इसमें हमारा होगा दूसरा आंतरिक वीटो कि राष्ट्रपति इसका इन जेबी वीटो तथा निलंबन वीटो इन तीनों का वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2, 3 और 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसमें 4 ऑप्शन नीचे दिए। अनुच्छेद 123, यहाँ अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 123, बी है अनुच्छेद 213, सी है अनुच्छेद 122, डी है अनुच्छेद 212। तो अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 23 क्या कहता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसकी? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसको? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 122 में संसद की कार्यवाही की जांच करने के संबंध में अदालत पर प्रतिबंध है। क्या है कि संसद की कार्यवाही की जांच करने के संबंध में अदालत पर प्रतिबंध है कि वह उसकी जांच नहीं कर सकता है संसद की। अनुच्छेद 212 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 212 में यह है कि न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। किसकी? विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। तो प्रश्न में क्या दिया था कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, तथा दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है कि एक और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है। ऑप्शन सी है केवल 2 सही है। ऑप्शन डी है केवल 1 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें पहला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है। हमारा पहला कथन सत्य है, तथा दूसरा असत्य है कि राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा, केवल 1 सही है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर भी करिएगा। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनको भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। पहला है कि लोकसभा के सभी सदस्य, दूसरा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, तीसरा राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। नीचे 4 कूट दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2 और 2। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा।
तो भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, ये आर्टिकल 66 में इसका प्रावधान है। और इसमें लोकसभा के सभी सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। तो इस हिसाब से इसमें लोकसभा के सभी सदस्य, तो पहला कथन असत्य है। दूसरा सत्य है कि राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, और तीसरा है कि राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इस हिसाब से ये भी सत्य है, तो इस हिसाब से इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि केवल 2 और 3। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उसका निर्धारित कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। दूसरा है कि वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तीसरा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है इसका प्रावधान आर्टिकल 67 में है। किसमें? आर्टिकल 67 में। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2, यानी उसका निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, ये भी सत्य है। वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, ये भी सत्य है। परंतु तीसरा कथन असत्य है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह संविधान में वर्णित तीनों प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा करता है। दूसरा कथन है कि इस संदर्भ में वह स्वविवेक से कार्य करता है। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें है कि पहला ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी है केवल 1 सही है, ऑप्शन सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, तथा ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो भारत जो 3 प्रकार के इसमें क्या है कि वह संविधान में वर्णित तीनों प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा करता है। तो 3 प्रकार के जो आपातकाल होते हैं, एक होता है कि आर्टिकल 352 में उसका उल्लेख है, उसमें है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण से आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा आर्टिकल 356 में उसका प्रावधान है जिसमें संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल लगाया जा सकता है। तथा तीसरा आर्टिकल 360 में इसका प्रावधान है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। किसमें? वित्तीय आपात में। तो पहला हमारा कथन सत्य है कि वह संविधान में वर्णित तीनों प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा करता है। और जो दूसरा है कि इसमें वह संदर्भ में वह स्वविवेक से कार्य करता है, तो ये गलत है। वह मंत्रिपरिषद के सलाह से आपातकाल का उद्घोषणा का निर्णय लेता है। तो इस हिसाब से इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि केवल 1 सही है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ए कह रहा है 20 और 20, ऑप्शन बी कह रहा है 40 और 40, ऑप्शन सी कह रहा है 50 और 50 तथा ऑप्शन डी कह रहा है 60 और 60। तो प्रस्तावकों को भी न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए तथा अनुमोदकों की भी न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा कथन है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है एवं दी गई सलाह उसके लिए बाध्यकारी होती है। नीचे दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 2 सही है, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल 1, कि वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
कर सकता है, लेकिन वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन उसकी सलाह के लिए बाध्यकारी नहीं होता, ये गलत होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। पहला नाम दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा नाम है ज्ञानी जैल सिंह तथा चौथा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नीचे 4 कूट दिए हुए हैं। पहला है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, ज्ञानी जैल सिंह भी कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे तथा प्रतिभा पाटिल जी भी कभी उपराष्ट्रपति नहीं रही। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 डॉक्टर जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति भी थे तथा उपराष्ट्रपति भी थे। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला नाम दिया है KR नारायण, दूसरा दिया है गोपाल स्वरूप पाठक, तीसरा भैरव सिंह शेखावत, चौथा है मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो गोपाल स्वरूप पाठक जी 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक उपराष्ट्रपति थे तथा KR नारायण जी 21 अगस्त 1989 से 30 अगस्त 1984 तक राष्ट्रपति थे तथा भैरव सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक उपराष्ट्रपति थे तथा मोहम्मद हिदायतुल्ला 31 अगस्त 1992 से 1989 होगा 1989 से 30 अगस्त 1984 तक ये उपराष्ट्रपति थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 2, 4, 1 और 3। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। दूसरा कथन है कि वराहगिरी वेंकट गिरी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है A और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 2 सही है तथा ऑप्शन डी है कि केवल 1 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही उत्तर है, आप बताने का प्रयास करिएगा। तो फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल दौरान के राष्ट्रपति थे, ये कथन सत्य है, लेकिन दूसरा असत्य है कि वराहगिरी वेंकट गिरी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि केवल 1 सही है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। दूसरा कथन है कि भारतीय डाकघर बिल पर पॉक्ट वीटो का प्रयोग किया था। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 2 सही है तथा ऑप्शन डी है केवल 1 सही है। तो आप चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो ज्ञानी जैल के संदर्भ में पहला कथन सत्य है कि इन्होंने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, और दूसरा कथन भी सत्य है कि उन्होंने भारतीय डाकघर बिल पर पॉक्ट वीटो का प्रयोग किया था। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन
ए सही हुआ कि 1 और 2 दोनों। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा नीचे दिया हुआ है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। पहला कथन ये कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता के संदर्भ में भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया। कारण आर है कि प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य है। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए करा है ए तथा आर, माफ करिएगा यहाँ मात्रा में थोड़ा मिस्टेक है, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है, यहाँ आर लिखा रहेगा। तथा ऑप्शन डी है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप आंसर बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ तथ्य होगा, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला तथ्य है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि संसद, यहाँ संसद होगा, यहाँ मंगल लिखा है, संसद का सदस्य नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि संवैधानिक रूप में किसी मनोनीत व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने पर कोई रोक नहीं है। नीचे दिया एक उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन डी है कि 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा पहला कथन है यदि कोई व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये हमारा कथन असत्य है। परंतु दूसरा कथन सत्य है कि संवैधानिक रूप से किसी मनोनीत व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने पर कोई रोक नहीं है। तो इस हिसाब से इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि केवल 2 सही है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, यानी किस किस आयोग या किस किस परिषद का अध्यक्ष होता है। नीचे 4 नाम दिए हैं। पहला है नीति आयोग का, दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद का, तीसरा है राष्ट्रीय एकता परिषद का, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का। तो नीचे और 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है कि 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 3। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का भी अध्यक्ष होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि 1, 2, 3 और 4 सत्य है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए क्या कह रहा है कि आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री का अधिकार और भी अधिक बढ़ जाता है। कारण आर है कि उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही है, यहाँ सही होगा, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। सी है कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। डी है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तुम्हारा अगला प्रश्न है कि भारत के भारत के उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह एक संवैधानिक पद है, यहाँ संवैधानिक नहीं संवैधानिक होगा। दूसरा कथन है कि इस पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नीचे दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है न तो एक सही है न ही दो सही है, ऑप्शन सी है केवल दो सही है, ऑप्शन डी है एक और दो दोनों सही है। तो आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो दूसरा कथन सत्य है कि इस पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, परंतु इसमें पहला कथन गलत है। तो इस हिसाब से इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हुआ कि केवल दो सत्य है। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का उप प्रधानमंत्री रहा है? पहला नाम है मोरारजी देसाई, दूसरा है वाई चौहान, तीसरा है चंद्रशेखर, चौथा नाम है चौधरी देवीलाल। चार ऑप्शन नीचे दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है कि केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। तो इसमें मोरारजी देसाई भी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वाई चौहान भी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं तथा चौधरी देवीलाल भी। चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो इस हिसाब से इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि केवल 1, 2 और 4। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एकमात्र व्यक्ति है जो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप के पद पर 2 बार नियुक्त हुआ है? पहला नाम दिया है मोरारजी देसाई, दूसरा है चौधरी देवीलाल, तीसरा है गुलजारी लाल नंदा तथा चौथा डी है लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, गुलजारी लाल नंदा। ये पहली बार कब थे? पहली बार ये थे 27 मई से 9 जून तक। कब तक? 9 जून तक 1964 में। तथा 1966 में ये थे 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक। कब तक? 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इसमें सही है, गुलजारी लाल नंदा। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रधानमंत्री और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। कथन दूसरा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है। नीचे दिया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी है केवल 1 सही है, ऑप्शन सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है तथा ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। और दूसरा कथन गलत है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी रहते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो पद धारण का प्रावधान है ये आर्टिकल 75 में है। इसमें आर्टिकल 75 में। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए भारत का प्रधानमंत्री बना था? इसमें पहला नाम दिया इंदिरा गांधी, दूसरा नाम है एच डी देवगौड़ा, तीसरा नाम है इंद्र कुमार गुजराल, चौथा नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन ए है 1 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 4। तो आप चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भारत का प्रधानमंत्री बना? तो इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की सदस्य थी तो प्रधानमंत्री बनी थी, एच डी देवगौड़ा भी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे, इंद्र कुमार गुजराल भी तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह भी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2, 3 और 4। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि
भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह किसी मंत्री की त्यागपत्र देने या उससे सलाह करने की, उसे बर्खास्त होगा, यहाँ बरसांत नहीं होगा, बर्खास्त, उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। तथा दूसरा है कि वह अपने कथन वह अपने पद से त्याग पत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। कथन तीसरा है कि उसकी आकस्मिक मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है। तथा चौथा है कि उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या हैं, आइए हम पहले इसको जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ है कि वह मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है तथा मंत्री को त्यागपत्र एवं बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को भी दे सकता है। तीसरा है कि वह उसकी मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारा कथन पहला भी सही है कि वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। दूसरा कथन भी हमारा हिसाब से सही है कि वह अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। तीसरा भी सही है कि उसकी आकस्मिक मृत्यु अगर हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है। परंतु चौथा गलत है कि उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इसमें नीचे दिए कि कितने कथन सत्य हैं, तो इस हिसाब से इसमें 3 कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पर। तो पहला कथन है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है कि इसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से के 10% से अधिक नहीं हो सकती है। नीचे दिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी है कि केवल 1 सही है, ऑप्शन सी है कि 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें यह एक संवैधानिक निकाय, ये तो सत्य है, परंतु दूसरा कथन असत्य है कि इसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होती। अगर यहाँ 15% रहता तो ये सत्य हो सकता। तो इस हिसाब से दूसरा कथन असत्य है, परंतु पहला सत्य है। तो इस हिसाब से इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हुआ, केवल 1 सही है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि भारत में मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माफ करिएगा, यहाँ विचार होगा, विचार करिए। पहला कथन है कि ये समितियां संवैधानिक उत्तर हैं। दूसरा कथन है कि इस समितियों के माध्यम से मंत्रिमंडल को अपना काम करने में सुविधा होती है। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा ऑप्शन डी है केवल 1 सही है। तो इसमें जो भारत के मंत्रिमंडल समितियां हैं वो ये समितियां संवैधानिक होती हैं तथा दूसरा ये भी सत्य है, पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि इन समितियों के माध्यम से मंत्रिमंडल को अपने काम करने में सुविधा होती है, तो ये दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ए और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों सत्य है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा कथन है कि यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तीसरा कथन है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। चौथा कथन है कि उसके वेतन भत्ते कार्यालय व आदि संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसमें दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि केवल 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी है केवल 3 और 4 सही है।
तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में हमारा पहला कथन भी सत्य है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है, ये कथन सत्य है। यह देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यह भी सत्य है। तीसरा, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तथा चौथा है कि उसके वेतन भत्ते व कार्यकाल आदि संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। तो यहाँ संसद द्वारा नहीं, यहाँ राष्ट्रपति द्वारा वो निर्धारित होते हैं। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि 1 और 2, 3 सही है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। पहला कथन ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। कारण आर है कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यहाँ पर्वत नहीं पर्यंत होगा, पर्यंत पद का धारण करते हैं। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है, यहाँ आर होगा। सी है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और ऑप्शन डी है ए तथा आर दोनों सही है और आर, माफ करिएगा, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, ए तथा आर दोनों सत्य है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्हें निशान-ए-पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, से सम्मानित किया गया है। पहला नाम मोरारजी देसाई जी का है, दूसरा है यानी ऑप्शन बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर, ऑप्शन डी है पीवी नरसिम्हा राव। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा, मोरारजी देसाई। इन्हें यह पुरस्कार कब मिला था, 1990 में। और कौन सा पुरस्कार मिला था, निशान-ए-पाकिस्तान, निशान-ए-पाकिस्तान। तो चलिए हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें इन्हें शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। चलिए तब तक चलते हैं, बाय, गुड नाइट।